जब कार की स्पीड को बढ़ाया जाता है तब हमें एक फोर्स पीछे की तरफ फील होता है। जब कार की स्पीड को कम किया जाता है तब हमें एक फोर्स आगे की तरफ फील होता है। एक्चुअली ये एक फोर्स नहीं, एक्सेलरेशन होता है, जो कि हमारे मास की वजह से फोर्स हमें ऐसा अनुभव होता है। स्पीड बढ़ाने का मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन और स्पीड कम करने का मतलब एक्सेलरेशन। ऊपर के फ्लोर पर जाने के लिए जब लिफ्ट स्टार्ट होता है, मतलब एक्सेलरेट होता है, तब हमें यह फील होता है कि हमें कोई नीचे की तरफ खींच रहा है। और जब लिफ्ट रुकने लगता है तो हमें अपने वेट में लॉस फील होता है। तो यह दोनों एग्जाम्पल में वो फीलिंग कहाँ से आ रही है और वो फीलिंग है क्या एक्चुअल में। चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। आप एक मोटर बाइक पर ट्रेवल कर रहे हैं जिसकी कांस्टेंट स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। आपने एक बॉल को ऊपर उछाला और आप अभी भी उसी कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या वो बॉल आपके पास वापस आएगा। बॉल जब आपके पास था तब उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर थी, क्योंकि वो आपके साथ ट्रैवल कर रहा था। जब आपने बॉल ऊपर फेंका तो इनर्शिया के कारण उसकी स्पीड ऊपर जाते समय भी 60 किलोमीटर पर आवर की थी और नीचे आते समय भी। इसका मतलब यह है कि बॉल अभी भी मोटर बाइक के साथ ट्रैवल कर रहा है, इसलिए बॉल आपके हाथ में आकर वापस गिरेगा। बॉल फेंकने के बाद यदि आप अपनी स्पीड को 80 किलोमीटर पर आवर पर कर देते तो बॉल तो अभी भी 60 किलोमीटर पर आवर पर ट्रैवल कर रहा है और आप 80 किलोमीटर पर आवर पर, इसका मतलब आप ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, जिससे बॉल आपके पीछे गिरेगा। यदि आप अपनी स्पीड बॉल फेंकने के बाद कम कर देते हैं तब बॉल ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा और आप कम करेंगे तो बॉल आपके आगे गिरेगा। इसी प्रकार जब हम कार में ट्रैवल करते हैं तब हमारी स्पीड कार की स्पीड के बराबर होती है और हमारी बॉडी भी उसी स्पीड में रहना पसंद करती है, जो कि इनर्शिया के कारण होता है। तो जब कार की स्पीड को बढ़ाया जाता है तब हमारी स्पीड इनर्शिया के कारण नहीं बढ़ती है, जिसके कारण कार हमारे मुकाबले डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करता है और हम कार से थोड़ा पीछे हो जाते हैं, जिसके कारण हमें एक फोर्स पीछे की तरफ फील होता है। इसी प्रकार यदि कार की स्पीड को कम कर दिया जाए तो हमारी स्पीड अभी भी कांस्टेंट रहेगी, जिसके कारण हम कार के मुकाबले ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे और हमें एक फोर्स आगे की तरफ फील होगा। यही सेम फिनोमिनन लिफ्ट के केस में भी अप्लाई होता है। हालांकि लिफ्ट फॉरवर्ड बैकवर्ड ट्रैवल नहीं करता, बल्कि लिफ्ट अपवर्ड और डाउनवर्ड ट्रैवल करता है। इसलिए एक्सेलरेशन या फिर डी एक्सेलरेशन के कारण फोर्स हमें अपवर्ड और डाउनवर्ड ही फील होगा। जब लिफ्ट एक्सेलरेट होगी तब वो फोर्स हमें डाउनवर्ड फील होगा, जब लिफ्ट डिसेलरेट होगी तब वो फोर्स हमें अपवर्ड फील होगा। यदि हम अपना वेट का मेजरमेंट करने के लिए लिफ्ट में वेइंग स्केल का प्रयोग करें तो जब लिफ्ट एक्सेलरेट होगा तब हमें हमारा वेट ज़्यादा नज़र आएगा, जब डिसेलरेट होगा तो हमारे वेट में थोड़ी कमी नज़र आएगी। क्योंकि यह फोर्स हमारे रियल फोर्स में से कोई भी एक नहीं है और ना ही उनसे कोई रिलेटेड है, इसलिए इस फोर्स का एक अलग नाम दिया गया जिसको हम स्यूडो फोर्स कहते हैं। स्यूडो फोर्स का मतलब ये नहीं कि वो इमेजिनरी फोर्स होगा। वो इमेजिनरी फोर्स इसलिए नहीं है क्योंकि उसे हम मेज़र कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से। बस स्यूडो का मतलब ये है कि वो नॉन रियल है। जिस सिस्टम में यह फोर्स फील हुआ है उस सिस्टम के एक्सेलरेशन के यह फोर्स डायरेक्टली अपोजिट होता है, इसलिए इसका वैल्यू F इज इक्वल टू -ma होता है, जिसमें m जिस इंसान को या फिर ऑब्जेक्ट को यह फील हुआ है उसका मास और a जो है उस सिस्टम का एक्सेलरेशन। माइनस साइन का मतलब यह है कि वह फोर्स उसके एक्सेलरेशन के डायरेक्टली अपोजिट है। इस फॉर्मूले की मदद से हम हमारा वेट लिफ्ट में कितना बढ़ा या घटा है इसका भी पता लगा सकते हैं। यदि कोई ऑब्जेक्ट बदलते समय के अनुसार अपनी पोजीशन को चेंज करता है तब हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। जैसे कि आपने शुरुआत में यह नोटिस किया कि इस बॉल की इस पोल से दूरी 2 मीटर की है और 1 मिनट बाद भी इनके बीच की दूरी 2 मीटर की है, 2 मिनट बाद भी और 3 मिनट बाद भी। तो इसका मतलब यह है कि बदलते समय के अनुसार इस बॉल की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, इसलिए हम कहेंगे कि यह बॉल मोशन में नहीं है बल्कि रेस्ट में है। और यदि वह बॉल बदलते समय के अनुसार अपनी पोजीशन को चेंज करता तब हम कहते
कि ये बॉल मोशन में है। कंसिडर कीजिए कि आप स्पेस में हैं और आपके सराउंडिंग्स में कुछ भी नहीं है और आपको कहा गया है कि आप पता कीजिए कि आप खुद मोशन में हैं या नहीं। तो उस समय आप नहीं पता कर सकते कि आप मोशन में हैं या नहीं, क्योंकि किसी भी एक चीज़ को देखकर आप ये नहीं बता सकते कि आप अपनी पोजीशन समय के साथ चेंज कर रहे हैं या नहीं। तो इसका मतलब यह है कि मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें एक रेफरेंस की आवश्यकता पड़ती है और उस रेफरेंस को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चूज़ करने की हमारे पास पूरी आज़ादी है और जाने अनजाने में हम कई बार फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चूज़ भी कर लेते हैं। जैसे यदि आप प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं और एक ट्रेन बाईपास होती है, तब हम कहते हैं कि ट्रेन मोशन में है, क्योंकि हमने प्लेटफॉर्म को फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना है और इसके रिस्पेक्ट में ट्रेन अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है। वहीं यदि हम ट्रेन में होते हैं, तब हम ये कहते हैं कि बाकी चीज़ें पीछे की तरफ मूव कर रही हैं, क्योंकि हम उस समय ट्रेन को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लेते हैं और उसके अनुसार बाकी सारे ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि बाकी सारे ऑब्जेक्ट मोशन में हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें एक्स, वाई और जेड एक्सेस होते हैं और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के मुताबिक यदि कोई ऑब्जेक्ट समय के अनुसार अपनी पोजीशन को चेंज करता है, तब हम उसे कहते हैं वो मोशन में है। चूज़ किया गया रेफरेंस खुद मोशन में भी हो सकता है और रेस्ट में भी हो सकता है, जैसा कि हमने ट्रेन वाले एग्जाम्पल में देखा था। और यदि वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल करता है, तब उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, क्योंकि उस फ्रेम में न्यूटन के मोशंस के लॉज वैलिड हैं। और वहीं एक तरफ यदि वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेटेड है, मतलब कि एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल नहीं करता है, तब हम उसे कहेंगे कि वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स के मोशन के लॉज वैलिड नहीं होते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब कि एक एक्सेलरेटेड सिस्टम में हमें एक फोर्स फील होता है, जिसे हम स्यूडो फोर्स कहते हैं। जब वो सिस्टम एक्सेलरेट करता है, तब हमें वो फोर्स पीछे की तरफ फील होता है। जब वो सिस्टम डिसलरेट करता है, तब हमें वो फोर्स आगे की तरफ फील होता है। लेकिन न्यूटन के फर्स्ट लॉ के मुताबिक किसी भी ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन के लिए अनबैलेंस फोर्स अनिवार्य है। लेकिन उस एक्सेलरेटेड सिस्टम में हमारा एक्सेलरेशन होता है, लेकिन कोई फोर्स हमारे ऊपर एक्ट ही नहीं करता है। इसलिए न्यूटन का फर्स्ट मोशन का लॉ इस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इनवैलिड है। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, लेकिन इस एक्सेलरेटेड सिस्टम में कैलकुलेशन करते वक्त हमें स्यूडो फोर्स के मैग्नीट्यूड को भी कंसिडर करना पड़ता है। इस वजह से न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन भी इस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड नहीं होता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक हर एक एक्शन फोर्स के लिए इक्वल और अपोजिट रिएक्शन फोर्स होता है, लेकिन इस एक्सेलरेटेड सिस्टम मतलब कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमारे ऊपर वर्क करने वाला स्यूडो फोर्स सिर्फ रिएक्शन होता है, उसका कोई एक्शन फोर्स नहीं होता है। इसलिए न्यूटन का थर्ड लॉ भी इस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड नहीं होता है। आशा करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझा होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा।